बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकार, यानी किसी लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने मूल अधिकारों के बारे में जाना कि मूल अधिकार जिनका संबंध व्यक्तित्व के मूल से होता है और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को अधिकार रूप में नागरिकों को प्रदान किया जाता है, वे अधिकार मूल अधिकार होते हैं। जिसमें हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक सांस्कृतिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अधिकारों के बढ़ता हुआ दायरा और उसके साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। बच्चों, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनेक प्रकार के अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और मौलिक अधिकार जितने भी अधिकार हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, उन सभी अधिकारों का मूलभूत स्रोत होते हैं। और जैसे जैसे आवश्यकता और परिस्थितियां बदलती हैं, स्थितियां बदलती हैं, व्यक्तियों के अधिकारों का रूप भी बदल जाता है, जिसके कारण अधिकारों का जो दायरा है वह बढ़ जाता है। जैसे वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ अधिकारों की मांग की जा रही है कि ये अधिकार हमें प्रदान किए जाएं, क्योंकि इनका संबंध हमारे व्यक्तित्व से होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण से होता है, व्यक्ति को संपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम का अधिकार, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार। इन अधिकारों की मांग की जा रही है कि इन्हें हमें मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया जाए। वैसे मूल रूप से ये अधिकार हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त हैं, चाहे वे कानूनी रूप में प्राप्त हों, राज्य को दिए जाने वाले निर्देशों के रूप में प्राप्त हों या नीतिगत रूप से प्राप्त हों। लेकिन इन अधिकारों की मांग की जा रही है कि इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है और इनके पीछे कोई न्यायालय का संरक्षण नहीं है, जो कि मूल अधिकारों के साथ में जुड़ा हुआ है। अब इन अधिकारों का दायरा किस प्रकार से विस्तृत होता है, उसके पीछे मुख्य कारण होता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां या प्रतिज्ञा पत्र या इस प्रकार के कोई समझौते या मानव के विकास के लिए कोई ऐसे मानक निर्धारित किए जाते हैं या कुछ ऐसे नैतिक दावे या कानूनी मान्यताएं, जिनके कारण दिन प्रतिदिन इन अधिकारों का दायरा बढ़ता जाता है और लोग इनकी मांग करने लगते हैं। जैसे संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय परिस्थितियां भिन्न थी, उस समय आवश्यकताएं भी भिन्न थी और उस समय जो व्यक्ति का परिदृश्य था वह भी बिल्कुल बदला हुआ था। लेकिन आज परिस्थितियां दूसरी हो गई हैं। आज से 10 वर्ष पूर्व किसी ने सोचा भी था कि क्या हर हाथ में ऐसा कोई यंत्र होगा जिससे जहां कोई बैठा है उससे वह बात कर पा रहा है? हर व्यक्ति के पास नहीं था। लेकिन आज तो कहीं दूर दराज कोई भेड़ चरा रहा है उसके पास में भी है, कोई कहीं पतासी बेच रहा है उसके पास में भी है, कोई बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है उसके पास में भी है। इस प्रकार की डिजिटल क्रांति की संभावना देखी थी। उसके साथ साथ बहुत सारे अधिकार भी लोगों को बढ़ गए हैं, क्योंकि आवश्यकताएं बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं और बदली हुई परिस्थितियों में लोगों के अधिकारों के प्रति जो नज़रिया है वह भी बदला है। अब इन बदलती हुई आवश्यकताओं के कारण, परिस्थितियों के कारण व्यक्तियों के अधिकारों का जो दायरा है वह विस्तृत हो गया है। इन नवीन अधिकारों की मौलिक अधिकारों के रूप में मांग की जाने लगी है। जब दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण की हम लोगों ने बात की थी और जैसा मैंने आप लोगों से इससे पूरे वीडियो के अंतर्गत चर्चा की कि वहाँ 2 वर्गों में सामंजस्य स्थापित कर संविधान का निर्माण किया गया और वर्तमान में वहाँ के देश की व्यवस्था लोकतांत्रिक देशों के सामने एक मिसाल के रूप में है। वहाँ महत्वपूर्ण अधिकार जो नागरिकों को प्रदान किए गए उनमें सबसे पहला अधिकार है निजता का अधिकार, यानी वहाँ के लोगों के घरों में तलाशी नहीं ली जाती, वहाँ उन लोगों के फ़ोन टेप नहीं होते और कोई भी चिट्ठी पत्री खोली नहीं जाती। इसी प्रकार से वहाँ के नागरिकों को पर्यावरण का अधिकार प्रदान किया गया है, यानी नागरिकों को एक स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो। इसी प्रकार से वहाँ के नागरिकों को पर्याप्त आवास का अधिकार भी प्राप्त है और स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त भोजन, पानी, आपात चिकित्सा आदि प्राप्त करने का अधिकार साउथ अफ्रीका के संविधान के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। इन अधिकारों को उल्लेख मैं इसलिए कर रही हूँ कि यह हमारे बढ़ते हुए दायरे को इंगित करते हैं, बताते हैं कि इस प्रकार के अधिकार साउथ अफ्रीका के संविधान के अंतर्गत बताए गए हैं। तो क्या
हमारे देश के अंतर्गत भी बढ़ते हुए दायरे के अंतर्गत इन अधिकारों को समेटा जा सकता है। जैसे कोविड-19 के पीरियड में हम लोग बात करें कि स्वास्थ्य सेवाओं की, यानी स्वास्थ्य का अधिकार, व्यक्ति को स्वस्थ पर्यावरण या वातावरण प्राप्त करने का अधिकार, क्या इन अधिकारों को हमारे अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए? क्या इनका संबंध हमारे व्यक्तित्व से नहीं है? जब पूरी दुनिया, पूरा विश्व थमा पड़ा है, तो क्या ऐसे अधिकारों की आवश्यकता हमें नहीं है कि जिनके माध्यम से हम न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का ये जो अधिकार है वह प्राप्त कर सकें? इस प्रकार से अधिकारों का दायरा निरंतर बढ़ रहा है और बढ़ता रहता है, क्योंकि आवश्यकताएं और परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। बच्चों, ये जो खबरें छपी हैं इनमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जिक्र किया गया है, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि इसके माध्यम से गाए बगाए कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। जो लोग दमित है, पीड़ित है, उनकी आवाज़ बनकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कार्य करता है। अब मानव अधिकार किसे कहते हैं? मैंने बहुत बार जिक्र किया कि मानव होने के नाते प्राप्त होने वाले अधिकार मानव अधिकार होते हैं, यानी वे नैतिक दावे जो केवल मानव होने के नाते ही प्राप्त किए जाते हैं उन्हें मानव अधिकार कहते हैं। उनके पीछे कोई कानूनी मान्यता या कोई कानूनी शक्ति या कानूनी बाध्यता नहीं होती, और इनकी संरक्षण करने का कार्य ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। राज्य स्तर पर भी राज्य मानव अधिकार आयोग कार्य करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर एनिमेस्टी इंटरनेशनल जैसे संस्थान मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। अब मानव अधिकार आयोग का गठन किस रूप में और किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, भारत सरकार ने नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 अक्टूबर यानी 12 अक्टूबर 1993 को एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय स्तर पर मानवों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह एक वैधानिक आयोग है, क्योंकि इसकी स्थापना विधि के द्वारा की गई है, कानून के द्वारा की गई है, और इसका कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। न्यायिक कार्य तो नहीं करता, लेकिन न्यायिक कार्यों में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है, तो इसका कार्य है अर्ध न्यायिक प्रकृति का। इस प्रकार से इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष HL दत्तू हैं, जो भारत के पूर्व न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति ही की जाती है, या कुछ वरिष्ठ नागरिक या विशिष्ट पदाधिकारी या अधिकारी इस आयोग के अंतर्गत नियुक्त होते हैं। जैसा मैंने बताया कि इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत के अंतर्गत 26 राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन किया गया है, और राजस्थान में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में है महेश चंद्र शर्मा। इस प्रकार से बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं मानव अधिकार आयोग के कार्यों की, यानी इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। हमने इसके गठन के बारे में जाना, अब कार्यों के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रमुख कार्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो भी की गई हैं, जो प्रतिज्ञा पत्र या समझौते किए गए हैं जिनमें मानव अधिकारों का कहीं न कहीं उल्लेख किया गया है, उन घोषणाओं के अनुरूप मानव अधिकारों की रक्षा करना। यह आयोग स्वयं सजा नहीं देता है, दंड करने का अधिकार इसके पास में नहीं है, दंडित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यदि कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यह स्वतंत्रता पूर्वक उनकी विश्वसनीय जांच करता है, और यदि कोई सरकारी विभाग या सरकारी अधिकारी उनमें संलिप्त पाया जाता है या उसकी भूमिका संदिग्ध होती है तो उसकी भूमिका की भी यह निष्पक्ष जांच करता है। इसी प्रकार से मानव अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, चेतना जगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा किया जाता है। यह रैलियां निकालता है या प्रचार अभियान के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करने का कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी जांच या रिपोर्ट, अपने सुझाव सरकार को देता है, और मांगे जाने पर या आवश्यकता पड़ने पर यह न्यायालय के सम्मुख भी प्रस्तुत करता है। पीड़ितों की ओर से यह न्यायालय में दखल दे सकता है।
निर्णय नहीं कर सकता, सजा नहीं दे सकता, लेकिन पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में दखल दे सकता है, उनका पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेज सकता है। सम्मन यानी बुलावा, उन्हें प्रस्तुत होने के लिए, उन्हें उपस्थित होने के लिए सम्मन भेज सकता है और सम्मन भेजकर वह बुला सकता है। किसी भी घटना स्थल पर जहां मानव अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य हुआ है, कोई अपराध हुआ है, तो उस घटना स्थल पर जाकर, स्वयं जाकर या अपनी टीम भेजकर या किसी जेल में अपनी टीम या स्वयं जाकर उस सारी बात की जांच कर सकता है। इसी प्रकार से यदि कोई भी नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक जिसके मानव अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अपनी याचना कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है। इसका एड्रेस है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, GPO कॉम्प्लेक्स, IN नई दिल्ली 110023। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने जाना अधिकारों के बढ़ते हुए दायरे के बारे में और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और न केवल चैप्टर कंप्लीट होता है, अपितु 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का जो ये पार्ट है, पोर्शन है, वह समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर से संबंधित यानी लोकतांत्रिक अधिकार से संबंधित प्रश्नोत्तर की। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।